हम लोग दूरदर्शी पढ़ रहे हैं ना, तो दूरदर्शी में हम लोग संरचना पढ़ लिए हैं और कार्यविधि पढ़ लिए हैं। प्रतिबिंब को बना लिया गया था। एक बार फिर से याद दिला दे रहे हैं कि दूरदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जो हमें बहुत दूर स्थित वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। दूरदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं, एक बड़े द्वारक का उत्तल लेंस होता है, एक छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होता है। ये जो लेंस होते हैं एक नली में लगे होते हैं। नली में जो बड़े द्वारक का लेंस होता है वो आगे लगा होता है, छोटे द्वारक का लेंस कहाँ लगा होता है? पीछे लगा होता है। बड़े द्वारक के लेंस को अभिदृश्यक लेंस, छोटे द्वारक के लेंस को नेत्रिका लेंस। जो लेंस वस्तु की तरफ होता है उसी को हम अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं, और जो नेत्र की तरफ होता है उसे नेत्रिका लेंस। ये सारा चीज पढ़ लिया गया था। एक बार फिर से उस चित्र को बना रहे हैं जिसकी सहायता से प्रतिबिंब का बनना हम लोग पढ़े थे, और उसके बाद से हम लोग आवर्धन क्षमता निकालेंगे उसी में से। वैसे आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र याद है ना कि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण और बटा वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, दोनों का अनुपात निकाला जाएगा, आवर्धन क्षमता निकल जाएगा। तो चित्र समझिए एक बार फिर से। इसमें बड़े द्वारक का लेंस आगे होता है, ठीक है। बड़े द्वारक का लेंस पहले, छोटे द्वारक का लेंस बाद में। दोनों लेंस एक ही मुख्य अक्ष पर होते हैं और दोनों उत्तल लेंस होते हैं। तो बहुत दूर वस्तु स्थित है, वस्तु बहुत दूर स्थित है। तो बहुत दूर मतलब अनंत पर मान लीजिए। तो अनंत से आने वाली किरणें परस्पर क्या होती हैं? समांतर होती है ना, परस्पर समांतर होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि हाँ मुख्य अक्ष के समांतर ही पड़े, लेकिन परस्पर समांतर होती हैं। यहां पर प्रकाशीय केंद्र C हो गया, तो प्रकाश किरणों को डाला जाए। चित्र कौन है महारथी? तुम लोग बोल चित्र गलती करा दिए ना। सब लोग खाने से सुनते हैं। तो ये किरणें समांतर आ रही हैं और ये किरणें प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगी? फोकस तल पर। अगर ये देखो, अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर आता ना तो मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनाता, लेकिन चूंकि मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आ रहा है, परस्पर समांतर आ रहा है, तो ये फोकस तल पर प्रतिबिंब को बना देंगी। तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा कहां पर? फोकस तल पर। और ये किरण भी आगे जाएगा, यहां पर चल गया। टर्न हुआ है और यहां पर बन गया आपका प्रतिबिंब AB। ये प्रतिबिंब क्या हो गया? AB। अब थोड़ा ध्यान देना, ये तो अभी अभिदृश्यक लेंस है। अब यह जो प्रतिबिंब है, यह यहां पर पीछे नेत्रिका लेंस होता है ना, तो नेत्रिका लेंस के लिए किसका काम करेगा? वस्तु का कार्य करेगा। अब थोड़ा ध्यान से समझ लो, इस लेंस के लिए तो ये वस्तु है, हाँ प्रतिबिंब है। इस अभिदृश्यक लेंस के लिए क्या है? प्रतिबिंब है। तो इस अभिदृश्यक लेंस से जो भी दूरी नापेंगे उसमें O लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तो यहां से ये प्रतिबिंब है, तो इसकी दूरी क्या लिख सकते हैं? VO न लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी को VO से दिखाते हैं। यहां से ये दूरी क्या हो जाएगा? VO। ये दूरी क्या हो जाएगा? VO। लेकिन ये वास्तव में ना मुख्य फोकस तल पर न बन रहा है, तो फोकस तल पर बनने के कारण ये दूरी FO के बराबर होगा। ये दूरी किसके बराबर होगा? FO के। तो हम VO न लिख के क्या लिख दे रहे हैं? FO। कोई समस्या इसमें? मतलब दूरी जब भी कहा जाएगा ना कि इस अभिदृश्यक लेंस से पहले प्रतिबिंब की दूरी, तो कितना समझेंगे? FO। वास्तव में ये VO है, लेकिन चूंकि फोकस पर बना है तो VO बराबर क्या हो जाएगा? FO हो जाएगा। फोकस दूरी वस्तु की दूरी के बराबर हो जाएगा। अब पीछे आपका होता है नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस जो है इसकी तुलना में थोड़ा छोटा होता है। ये हमारा हमेशा हाँ नीचे बड़ा हो जाता है, ऊपर छोटा हो जाता है। वैसे तुम लोग बराबर समझना।
फिर से वही हुआ, यही सही है ना ये? हाँ, तो अब नीचे ऊपर मत करो, यही सही है। तुम लोग समझ रहे हो ना? तब तुम लोग समझ गए तो सार्थक हो गया। अच्छा, इसका प्रकाशिक केंद्र सी है ना, इसको थोड़ी देर के लिए सी डैश मान लेते हैं, प्रकाशिक केंद्र सी डैश। अब यह जो वस्तु ए बी है, प्रतिबिंब ए बी है, वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु कार्य कर रहा है, तो इससे अब इसकी दूरी वस्तु की दूरी होगी, तो वस्तु की दूरी को यू से दिखाते हैं। चूंकि आई लेंस है तो इसमें क्या लगा देंगे, ई लगा देंगे। तो हम एक तरह से कह सकते हैं ना कि यहां से ये जो दूरी होगा ये यू ई होगा, ठीक है। इसके लिए तो वस्तु है ना, ये भले इस लेंस के लिए क्या है, प्रतिबिंब है, इसके लिए तो वस्तु है, तो दूरी क्या हो गया, यू ई। एक चीज और ध्यान देना तुम लोग कि ये जो वस्तु होता है ना, वो इस लेंस के मुख्य फोकस के भीतर होता है, तभी तो इसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका एफ ई कहीं इधर होगा, एफ ई। अब जब इस वस्तु का माने यह जो प्रतिबिंब है वो इस लेंस के लिए वस्तु काम कर रहा है, तो इसका अब ये वाला प्रतिबिंब क्या करेगा, बड़ा बनाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें कि एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले लिए हैं, तो ये कहां से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा, ठीक है। और एक प्रकाश किरण कहां से जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा। दोनों के बीच की दूरी यहां पर देखिए कम है, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो आगे तो कहीं मिलेगा नहीं, यहीं पर आंख है, आंख ये हो गया आंख। चुपचाप आंख पर ध्यान मत दो, किरणों पर ध्यान दो। तो ये कहाँ आएगा, पीछे आएगा ना, अरे आगे तो कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन पीछे ले आ देते हैं इधर, और इस ये भी आएगा पीछे, देख रहे हैं यहाँ पर मिल रहा है ना। तो यहाँ पर जो है इसका एक प्रतिबिंब बनेगा आभासी ए डैश बी डैश। ये चित्र हम लोग बना लिए थे। अब व्यक्ति यहां से देख रहा है, ऊपर से ऐसे देख रहा है, और वस्तु कहाँ है, एकदम अनंत पर, और उस वस्तु का यहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। आभासी है कि वास्तविक है, आभासी है, दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। अब हमको इसमें आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है। तो आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र हम बताए हैं कि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, तो अंतिम प्रतिबिंब यही ना है, व्यक्ति को ये थोड़ी दिखाई देता है, व्यक्ति को तो ये दिखाई देगा ना। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, तो देखिएगा नेत्र यही ना है, तो नेत्र के द्वारा यही ना कोण बन रहा है, चाहे यहाँ समझ लीजिए चाहे यहाँ समझ लीजिए, बात एक ही है। जितना यह कोण होगा उतना ही ना यह कोण होगा। तो नेत्र के द्वारा जो प्रतिबिंब पर बना कोण होता है, इसको हम बीटा से दिखा देते हैं। इसे दिखा देंगे बीटा से। तो नेत्र द्वारा अंतिम प्रतिबिंब पर बना दर्शन कोण, और एक बार बिना दूरदर्शी का सीधे वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना कोण। तो अगर ये दूरदर्शी को हटा दें और यहाँ पर खड़ा होकर देखें तो वस्तु ऐसे दिखाई देगा। तो यहाँ पर कोण बनेगा अल्फा। तो ये जो कोण है वो कब के लिए है, हाँ, बिना दूरदर्शी के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण है, और ये दूरदर्शी के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण है। मतलब कि प्रतिबिंब जब दिखाई दे रहा है ना, तब का दर्शन कोण है, और यह बिना उपकरण के द्वारा बना दर्शन कोण है। तो इन्हीं के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता। तो m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं फार्मूला, m इक्वल टू बीटा बटे अल्फा, ये ना सूत्र होता है। मात्रक तो कुछ होता नहीं है। अब हमारा मेन काम है चित्र की सहायता से बीटा निकाल देना और अल्फा निकाल देना। तो चूंकि ये कोण छोटे होते हैं, कोण कैसा होता है, छोटा होता है, तो छोटा कोण जो है अल्फा भी छोटा और बीटा भी छोटा है। तो याद करो हम लोग ऐसा एक बार कर चुके हैं, जब गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र पढ़े थे तो वहाँ अल्फा के बदले में tan अल्फा यूज किया जाता था, बीटा के बदले में tan बीटा। वही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो ये लगभग हम बराबर लिख सकते हैं tan बीटा बटा tan अल्फा। तो मेन काम है हमको tan बीटा और tan अल्फा
ज्ञात कर देना। जो बीटा है वो tan बीटा, जो अल्फा है वो tan अल्फा। अब यही आपका अल्फा कोण है, तो इधर तो कोई चित्र है नहीं, तो ये कोण यहां अल्फा बना देगा, शीर्षाभिमुख कोण। मतलब यहां से हम अल्फा का मान निकाल सकते हैं और यहां से निकाल देंगे बीटा का मान। तो बीटा निकालने के लिए दो तरीके हमारे पास हैं। या तो आप ये बड़ा सा त्रिभुज ले लीजिए, समझ रहे हैं, नहीं तो छोटा इसी में काम चला दिया जाए। देख रहे हैं कोण तो वही है, चाहे छोटे त्रिभुज से निकालिए चाहे बड़े त्रिभुज से निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस अल्फा के लिए ना हम CBA का प्रयोग करेंगे, CBA। और बीटा के लिए देखिए C'BA इस त्रिभुज का उपयोग करेंगे बीटा निकालने के लिए, और इस त्रिभुज का उपयोग करेंगे हम अल्फा निकालने के लिए। इसको थोड़ी देर के लिए भुला जाना, वही वाला किरण है यहां पहुंचा है, तो इस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो इसको रहने दे ऐसे ही, चित्र हमको नहीं बनाना है, चित्र हम लोग बना लिए हैं, उसी चित्र से हो जाएगा, केवल याद दिलाने के लिए बनाया गया है। तो ये वाला यहाँ पर है, तुम लोग को देखना नहीं है उसको। तो पहले बीटा निकाला जाए, तो बीटा के लिए कौन सा त्रिभुज लिया जाए? C'BA। समकोण वाले बिंदु को हमेशा बीच में लिखते हैं, तो त्रिभुज C'BA में क्या लिखें? बीटा का मान निकालना है ना, तो बीटा बराबर तो tan बीटा है, तो बीटा बराबर tan बीटा, बीटा बराबर, और tan बीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो इस कोण के सामने वाला भुजा लंब है, तो लंब है AB। हाँ, एक चीज ध्यान देना, हम यहाँ पर देखिए, एक चीज ध्यान दो, हम इस दूरी को ना माइनस में ले सकते हैं, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे है। मुख्य अक्ष के नीचे का दूरी किस में लिया जाता है? माइनस में लिया जाता है। तो चाहे तो माइनस में लीजिए और नहीं भी ले सकते हैं, कोई समस्या इससे नहीं होगा। यही होगा कि जो सूत्र हमारा आवर्धन क्षमता का माइनस में आना चाहिए वो माइनस में नहीं आएगा। तो आवर्धन क्षमता का माइनस में आने से नहीं आने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो हम सीधे सीधे AB ले लेते हैं, ठीक है, AB। ये जिसको मन करेगा तो माइनस में ले लेना, आगे ले लिया जाए माइनस में। जब मान रखा जाएगा ना सवाल में, तो वहां पर माइनस दिया जाएगा। अभी हम मान नहीं रख रहे हैं, सीधे सीधे AB ले रहे हैं। तो लंब अब बटे आधार, आधार का काम करेगा C'B। तो C'B तो UE है, C'B सीधे UE लिख दें, तो UE। वैसे UE भी माइनस में होगा, क्योंकि हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं ना, लेफ्ट की तरफ, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट के प्लस हो जाएगा। तो रखे तभी ठीक है, नहीं रखे तभी भी ठीक है। इसको समीकरण 1 बना दिया जाए, ये बीटा हो गया। अल्फा, अच्छा अल्फा के लिए त्रिभुज लेंगे CBA, तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज CBA में, पुनः त्रिभुज CBA में क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। तो फिर यहां भी देखिए लंब आपका AB है और आधार देख रहे हैं यहां से यहां तक की दूरी FO है, तो AB बटा FO इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से मान रख देते हैं, तो लिखेंगे अतः आवर्धन क्षमता M बराबर बीटा बाई अल्फा गामा। अलग तुम्हारा रेडियो पकड़ रहा है। AB बटा UE बटा AB बटा FO, तो AB से भी कट जाएगा, थर्ड बटा चल जाएगा ऊपर, तो M इक्वल टू आ गया, M इक्वल टू आ गया FO बटा UE। अब यही हो सकता है कि ये माइनस FO बटा UE भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। अब क्यों माइनस होगा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर तो माइनस माइनस रखेंगे तो कट जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर आएंगे ना tan अल्फा वाले में, तो अल्फा वाले में देखिए AB बटा FO है ना, AB यहाँ पर आ जाइए, AB नीचे है तो ये तो निगेटिव होगा, लेकिन FO जो है ना दाहिने साइड में लिया जा रहा है, ध्यान देना दाहिने साइड में, तो प्लस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में
ये भी अगर हम यहाँ पर माइनस अगर लिख दें, अच्छा यहाँ पर माइनस माइनस लिखेंगे तो कट जाएगा, तो वहाँ वाला बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन ये माइनस यहाँ बच जाएगा, तो इस फार्मूले में क्या रह जाएगा लास्ट में, माइनस FO बटा UE। तो उस माइनस से बहुत ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो समझ में आ रहा है। अब ये जो आवर्धन क्षमता है ये दो कंडीशन में निकाला जाएगा। एक तब निकाला जाएगा जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बन रहा है, और एक तब निकाला जाएगा जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। तो पहले इसको लिखा जाए, फिर दो कंडीशन में निकाला जाएगा। तो M इक्वल टू माइनस FO बटा UE, ये ना सूत्र निकला है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, M इक्वल टू माइनस FO बटा UE, ये आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र हो गया। मात्रक तो कुछ नहीं होगा इसका, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में होगा, ये भी सेंटीमीटर में, चाहे दोनों चूंकि दूरी का मात्रक है तो कट जाएगा। अब इसमें दो कंडीशन हम लोग को पढ़ने हैं। एक तब जब ये अंतिम प्रतिबिंब ना स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना पर बने, D पर बने। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन है जब अंतिम प्रतिबिंब D पर बने, D पर बने, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा, D। तो इस लेंस से इस प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, D है, और प्रतिबिंब की दूरी को हम V से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, चूंकि आई लेंस है तो वो दूरी VE लिखा जाएगा, क्यों जी, V लिखेंगे ना, तो V किसके बराबर, D के बराबर। और यह जो है लेफ्ट साइड में है तो माइनस D लिखा जाएगा। वस्तु आपका वही है UE, उसमें तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है, और लेंस की फोकस दूरी है FE, उसमें भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो फार्मूला क्या होता है कि 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, ये ना सूत्र होता है। जो F है वो तो FE है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। फोकस दूरी कैसा होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है। अच्छा, V के बदले में तो VE है, और उसका मान जो है माइनस D है, तो 1 हो गया माइनस D। U के बदले में रखना है UE, वो भी माइनस में रखाएगा, तो 1/माइनस UE, माइनस माइनस प्लस, तो 1/F। अच्छा, जो 1/D है ना, इसको इधर ले आ देते हैं, तो प्लस 1/D, I इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/UE, मतलब कि 1/UE के बदले में 1/FE प्लस 1/D रख सकते हैं ना। अतः आवर्धन क्षमता M इक्वल टू, आवर्धन क्षमता M इक्वल टू, देखिए माइनस FO तो है, लेकिन जो नीचे UE है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/UE लिख सकते हैं। FO बटा जो UE था थोड़ा सा साइड करके लिख दिया 1/UE, और यहाँ से 1/UE का मान हम उसमें rख देंगे, तो M इक्वल टू क्या निकल जाएगा, माइनस FO ब्रैकेट में 1/FE प्लस 1/D, 1/FE प्लस 1/D। तो सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो माइनस FO नीचे से FE कॉमन किया गया, नीचे से क्या हुआ, FE को कॉमन किए, तो नीचे से कॉमन किए तो खत्म हो गया, नीचे 1 हो गया, प्लस कॉमन करने का मतलब नीचे से कॉमन किए हैं तो इस D में FE से भाग करना पड़ेगा, तो थर्ड बटा कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा FE बटा D। ये सूत्र मिल गया। तो ये तब के लिए है जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, D पर बन रहा है। और अगर सेकंड वाला देखें तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। अब ध्यान से समझो, यह अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर तब बनेगा जब यह जो वस्तु है, माने इसके लिए जो वस्तु है वो इसके मुख्य फोकस पर हो। मतलब कि अगर ये FE पर आ जाए तो यह इसका प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, अनंत पर, क्योंकि मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। तो उस कंडीशन में
जो यूई है ना वो बढ़ के यहां तक आ जाएगा, समझे। तो यदि अंतिम प्रतिबिंब इनफाइनाइट पर बने तो ये तभी संभव है जब जो यूई है ना वो किसके बराबर हो जाए, एफ ई के बराबर। देखिए यहां से यहां तक की फोकस दूरी एफ ई ना होगा, आप वस्तु भी उठा के यहीं पर रख दिए, वस्तु आ गई यहीं पर, तो जो एफ ई है वो वास्तव में तो यूई के बराबर हो गया। तो अगर यूई बराबर एफ ई होता है तभी अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर। तो उस कंडीशन में फिर से इसमें जब मान रखेंगे तो ध्यान देना 1/FE, ठीक है, यहां रखेंगे अनंत तो ये खत्म हो जाएगा, आइए हो जाएगा 1/UE, तो 1/UE 1/FE के बराबर हो जाएगा, 1/UE 1/FE के। तो इसका मतलब तिर्यक गुणा करेंगे तो UE बराबर FE, वही तो लिखे हैं UE बराबर FE। अतः यहाँ लिखेंगे अतः आवर्धन क्षमता M इक्वल टू -FO बटे FE, -FO बटा FE। कोई समस्या इसमें? तो तीन हमारे पास आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र मिल गया। कौन कौन? मेन फार्मूला हुआ -FO बटा UE। दूसरा, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बन रहा है तब हम लोग को मिल रहा है M इक्वल टू -FO बटा FE 1 + FE/D। FO क्या है? अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। FE क्या है? नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। ये समझ में आ रहा है? थोड़ा लेंस के इसके बीच की दूरी की बात कर लें कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी होगी, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। तो फर्स्ट वाले कंडीशन में देखते हैं, D वाले में। तो D वाले में थोड़ा देखिएगा कि वस्तु यहीं पर है, यहाँ पर, तो वस्तु की दूरी UE और यहां से यहां तक की दूरी FO, तो FO प्लस UE। पहले कंडीशन में दूरदर्शी की लंबाई हो गई। सेकंड वाले कंडीशन में ना ये वस्तु आ गया है यहां पर, समझ रहे हैं, ये वस्तु आ गया यहां पर, तो मतलब कि जो FO है और FE है ना वो एक ही जगह पर है। तो इधर से वो देखेंगे तो FO होगा और उधर से देखेंगे तो FE, तब लंबाई हो जाएगा FO प्लस FE। तो दूरदर्शी की लंबाई दोनों कंडीशन में क्या होगी, अलग अलग होगी। जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनेगा तब लंबाई कितना होगा, FO प्लस UE। अब यहां पर UE के मान माइनस में नहीं रखना है, हमको लंबाई नहीं निकालना है, दूरी निकालना है, तो उसमें माइनस में नहीं रखा जाएगा। तो किताब में क्या करता है, ऐसे कर देता है, माड में UE कर देगा। मतलब कि अगर आप माइनस में रख भी देंगे तो माइनस से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो अभी देखिए ना, यहाँ पर ये फ्रंट वाला हिस्सा है, ये बैक वाला हिस्सा है, तो इसके बीच की दूरी कितना है, तो यहां से यहां तक FO है और यहां से यहां तक UE है ना, FO प्लस UE, तो वही FO प्लस UE हो गया। जब इस लेंस को के बीच की दूरी को घटाएंगे तभी नहीं प्रतिबिंब यहां पर आएगा। तो ये जब पहले आएगा तो इधर से वही दूरी FO होगा और उधर से कितना होगा, FE, तो FO प्लस FE। इस तरह दोनों अलग अलग कंडीशनों में जो है दूरदर्शी की लंबाई क्या होती है, अलग अलग होती है, और आवर्धन क्षमता भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वहां से जहां से लिखे हैं उसके नीचे लिखिए।